नमस्ते। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। एक दुनिया ऐसी भी एक अनोखी पुस्तक है जिसे 60 माता पिता और केयर गिवर्स ने लिखा है और जिसे एक सूत्र में पिरोया है सीएम रविंद्र कुमार दुबे ने। यह पुस्तक उनके अनुभवों को साझा करती है कि कैसे उन्होंने स्पेक्ट्रम पर मौजूद अपने बच्चों की परवरिश की, किन चुनौतियों का सामना किया और उन्होंने अपनी अनोखी राह कैसे खोजी। स्पेक्ट्रम द अवेयरनेस प्रोजेक्ट की टीम अब इन माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ एक संवाद श्रृंखला का आयोजन कर रही है। इस पहल का उद्देश्य अन्य माता पिता और केयर गिवर्स को प्रेरित करना है ताकि वे डटे रहें, अपने बच्चों के लिए खुद के समाधान ढूंढ सकें, साथ ही समाज को भी प्रेरणा मिले और हम सभी मिलकर निर्माण करें एक सजग और समावेशी समाज का। विशिष्ट जरूरतों वाले बच्चों की परवरिश एक अनोखी यात्रा होती है जो धैर्य, प्रेम और समझ की मांग करती है। आइए इन कहानियों से सीखें, एक दूसरे का समर्थन करें और विशिष्ट बालकों की दुनिया को और बेहतर तरीके से समझें। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ जुड़ रही हैं संगीता भंडारी मैम। मैम, आपका स्वागत और बहुत नमस्ते। धन्यवाद कि आप आज हमारे साथ यहाँ हैं। नमस्ते, थैंक यू फॉर कॉलिंग। इस अ, जो हमारा आज का सत्र का सेशन है वो शुरू करेंगे हम इसी पुस्तक में लिखी एक प्रार्थना से, जो लिखा है सीएम रविंद्र दुबे जी ने। हे प्रभु, हमें शक्ति दो, हर पल धैर्य और प्रेम की भक्ति दो, दिव्यांगता को भी दिव्यता में बदले हम बच्चे को आत्मनिर्भरता की शक्ति दो। हे प्रभु, हमारे बच्चों पर वरदान करो, उनके जीवन को सक्षम और आसान करो, सबके दिल में उनके लिए प्यार जगाओ, स्वीकार्यता का सच्चा एहसास दिलाओ। जो नजरें करे तिरस्कार, उन्हें ज्ञान दो, दया नहीं सम्मान करें इसका भान दो। हे प्रभु, हमारी विनती स्वीकार करो, दुखों के बादल हटा खुशियां भर दो, दुनिया के झंझावट हमें न डिगाए, हर कदम पे हमें ऐसा संबल दो, सपनों के पंखों को उड़ान दो प्रभु, मुश्किलों को भी आनंद का भान दो प्रभु। मैम, आज धनतेरस है, बट आज आपने समय दिया इसके लिए फिर से धन्यवाद। और जो भी हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं और जो बाद में भी देखेंगे उन सबों को धनतेरस की अनेक शुभकामनाएं और बधाई। और इसके साथ ही हम अपना ये सत्र शुरू करते हैं। तो मैम, सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपने अपने परिवार के बारे में और अब तक की जो आपकी यात्रा है उसके बारे में बताएं। सबसे पहले सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम संगीता भंडारी है। मेरा जन्म और पढ़ाई सभी बॉम्बे से है। बॉम्बे से की है मैंने बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करा था। मेरे हस्बैंड का नाम सतीश भंडारी है और मेरे एक बेटा है जिसका नाम निखिलेश भंडारी है। जी। निखिलेश अब 30 और पढ़ाई सब है। उसका डायग्नोसिस ऑटिज्म विद रिटार्डेशन है। वो एक नॉन वर्बल बच्चा है। निखिलेश की जर्नी, जैसे मैंने उसमें भी किताब में भी लिखा है कि जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। निखिलेश की भी जर्नी वैसे ही रही। जब छोटा था तब से उसकी कुछ ना कुछ इश्यूज चलती रही और वो भी उस जंग में लड़ाई करते करते आगे बढ़ता रहा और हम भी आगे बढ़ते रहे। निखिलेश जब छोटा था तो पहले तो मतलब ही वाज मतलब इतना डायग्नोसिस कुछ इतना था नहीं उस समय। तो जब मैं इंदौर में ही जब निखिलेश को लेके किसी डॉक्टर के पास गई थी तब वो चलता भी नहीं था। तो उस डॉक्टर ने मतलब सीधे मेरे मुंह पे बोल दिया कि ये बच्चा तो कुछ नहीं कर पाएगा, इस पे मेहनत करना बेकार है, ये तो ऐसे ही रहेगा। उस लाइन को लेके मैंने अपना संघर्ष वो कर लिया था कि मुझे इस बच्चे को अब ठीक करके रहना है और आगे बढ़ना है। क्योंकि उस टाइम वो उसकी ना गर्दन संभल रही थी, ना वो बैठ पा रहा था, ना उसका कोई आई कांटेक्ट था, कोई भी तरह से रिस्पॉन्स नहीं था उसका।
फिर धीरे धीरे उसको हम लोग ने बॉम्बे, मैं इसको बॉम्बे ले गई क्योंकि मेरा मायका बॉम्बे का है, तो मैं उसको बॉम्बे ले गई। फिर वहां पे मैंने डॉक्टर से कंसल्ट करा, तब उन्होंने बताया कि नहीं, इस बच्चे में प्रॉब्लम है, आपको थेरेपीज करनी पड़ेगी। उस समय तक यहाँ भी डॉक्टर्स इतना कुछ बता नहीं पा रहे थे कि क्या है क्या नहीं। और फिर जब उस डॉक्टर ने, अब तो पता नहीं वो है भी कि नहीं, मुझे नहीं आइडिया है उन डॉक्टर के बारे में, तो मुझे था कि नहीं, मुझे मेरे बच्चे को ठीक करना है, और मैंने मेहनत शुरू कर दी। फिर मैं उसको बॉम्बे ले गई थी। इस बीच में उसको फिट्स आ गए थे बहुत, मतलब काफी सिवियर फिट्स आ गए थे। उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, फिट्स को कंट्रोल लाने में बहुत समय लगा। तो उसकी संघर्ष वहीं से शुरू हो ही गया था, कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज चलती रहती थी। फिर मैं उसे बॉम्बे ले गई। बॉम्बे हमने खूब फिजियोथेरेपी करवाई, तो वो बैठने लगा, धीरे धीरे घुटने चलने लगा। फिर वो थोड़ा थोड़ा खड़ा होने लगा। तो मैंने उसकी हर एक जैसे मान लो जब वो बैठने लगा, उसकी हर एक अचीवमेंट में मैंने खुशी, उस चीज को मैंने बहुत खुश होके उसको एक्सेप्ट करा कि नहीं, बच्चे ने चलो इस ये अचीव करा है, ये माइलस्टोन अचीव करा है। तो मैं हमेशा उस चीज को बहुत पॉजिटिव वे में लेके और आगे बढ़ती गई। फिर किसी ने हमको बताया, क्योंकि उसको क्या एक और इशू हो रही थी कि वो साउंड बिल्कुल नहीं ले पाता था। मतलब कोई भी जैसे शोर हो रहा हो, गाड़ियों का जी। शोर हो, या कुछ फटाके हो, या लाउड म्यूजिक हो, जोर से कोई लोग बात कर रहे हैं कमरे में, तो वो नहीं ले पाता था। पर उस टाइम हमें ऑटिज्म के बारे में कुछ पता नहीं था। हमें लगता था शायद ऐसे ही कुछ बच्चे सेंसिटिव होते हैं ये। और क्योंकि ये पहला बच्चा था, तो मुझे भी कुछ ज्यादा आइडिया नहीं था। और ऑब्वियसली कोई पेरेंट्स सोचता नहीं है कि मेरे बच्चे में कुछ ऐसा जी। इश्यू हो सकता है। फिर धीरे धीरे हम लोग ने, हमें अमेरिका में पता चला कि वहाँ पे साउंड एंड लिसनिंग उसको ले गए थे। और वहां पर जाके उन्होंने उसका प्रॉपर डायग्नोस हुआ कि इसको ऑटिज्म विद रिटार्डेशन है। उसका मेंटल रिटार्डेशन भी था एंड ऑटिज्म भी था। और ऑटिज्म की वजह से उसको सेंसरी इश्यूज हो रही थी। फिर हमने वहां रह के, हम लोग ने काफी जो साउंड एंड लिसनिंग थेरेपी है, ये एक तरह के स्पेशल हेडफोन्स आते हैं, जो उनकी जो थियोरी थी वो कि वो हेडफोन्स इन बच्चों को लगाते हैं और कुछ इनको म्यूजिक सुनाते हैं। और वो म्यूजिक की हर्ट्स बहुत ब्लर्ड रहती है। उनका ये था कि जब बच्चा पेट में रहता है, कभी कभी उसका कनेक्शन जो मदर से रहता है वो नहीं हो पाता है, तो वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तो फिर वो इनको ये इश्यूज आ जाती, उनका ये थियरी थी। तो वो जो साउंड बच्चे को, जब बच्चा पेट में रहता है, तो वो साउंड जो उसको मिलनी चाहिए थी, वो उसका नहीं, उसको नहीं मिल पाई, क्योंकि शायद कुछ तरह का इश्यूज जो, मतलब मेरे शायद प्रेगनेंसी के थ्रू हुआ होगा। तो वो साउंड्स वो लोग उसको सुनाते थे हेडफोन्स के थ्रू। तो करीब 2 घंटे की थेरेपी रहती थी। तो उसमें वो बहुत पहले बहुत ब्लर्ड साउंड देते थे, फिर धीरे धीरे साउंड्स इम्प्रूव करते रहते थे। फिर उन्होंने मेरी वॉइस रिकॉर्ड करी, उसको भी ब्लर करके उसको सुनाते थे कि जो डिस्कनेक्शन हो गया थ्रू इन जी। प्रेगनेंसी, तो वो हम उसको अब धीरे धीरे उससे आउटकम वो करना चाहते हैं कि वो उससे बाहर निकले और एक कनेक्शन हो जाए। तो वो उसी तरह से उनकी थ्योरी चलती थी कि जैसे उसको वो आवाजें अब आए, जैसे जो मदर और चाइल्ड का एक कनेक्शन हो, हम्म। वो धीरे धीरे बनता रहे। तो उस थेरेपीज के बाद में उसमें बहुत चेंजेस आए। एज एन की जैसे पहले क्या होता था, जैसे कहीं गाड़ी रुक जाती थी सिग्नल पे, वो मोशन, तो वो नहीं ले पाता था। जैसे ही गाड़ी रुकी, वो इतनी जोर से चिल्लाना रोना कि मतलब हमको सिग्नल भी कभी कभी हमको तोड़ने पड़ते थे। उस पहले जमाने में तो हम कर भी सकते थे। जी। 92 93 की बात कर रही हूँ। तो मतलब इतना ज्यादा हो जाता था कि वो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था। उसकी वो ओवरकम हुई, उस थेरेपी से ये एक ओवरकम हुआ। फिर उसको जैसे खाने का था, तो वो सॉफ्ट चीजें नहीं ले पाता था। वाइट चीजें कुछ भी हो, जैसे मिल्क है, वाइट नहीं लेता, दूध में आपको कुछ मिला के देना पड़ता था। या जैसे चावल दाल भी था, तो वो नहीं खा पाता था, उसमें आपको कुछ क्रंची चीजें डाल के खाओ। वो साउंड उसको फिर अच्छे लगने लग गए थे। तो उसका फिर वो जो खाने की इश्यूज थी, वो हमने ओवरकम करी।
फिर वो जो उसका क्या, वो जमीन पे पैर नहीं रखता था, सेंसरी इश्यूज के कारण वो जमीन पे पैर नहीं रखता था। हम बच्चे को जैसे ही खड़ा करते थे वो पैर एकदम ऊपर कर लेता था, हम पकड़ के खड़े होते थे जी वो जी। पैर उठा लेता था। तो फिर वो चीजें हमारी धीरे धीरे विद वो तो खैर ऑफ कोर्स हमने बहुत सारी फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी वगैरह करी, उसके कारण उसके सेंसरी इश्यूज भी धीरे कम हुए थे, धीरे धीरे कम होने लगे। फिर उसका जो था एक वॉकिंग पैटर्न था, वो भी वहां पर हमने फिजियोथेरेपी करवा के, तो काफी लंबे समय तक हम लोग वहां रह के उसका पूरा ट्रीटमेंट करा। तो वहां पे काफी एडवांस में फिजियोथेरेपी होती थी उसकी, जी। तो हम लोग वहां उसकी करवाते थे, फिर वहां से मैं रिकॉर्डिंग करके लाती थी। और फिर मैंने यहाँ इंदौर में, तब मुझे एक डॉक्टर सुधीर कोठारी करके हैं जो एप्पल माइंड एंड बॉडी टेम्पल के हैं, फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर साहब से मेरा मिलना हुआ। फिर हम, मैं अमेरिका से और ये डॉक्टर साहब, हम तीनों का एक ग्रुप था, कनेक्शन था। और डॉक्टर साहब जो बात करते थे यहाँ पर, हम वहां दिखाते थे, वहां पे जो वो एडवाइस करते थे वो डॉक्टर साहब यहाँ फॉलो करते थे। ऐसे करते करते हम लोग ने काफी समय तक फिजियोथेरेपी करी, और धीरे धीरे निखिलेश खड़े होने लगा, मतलब सेल्फ में खड़े होने लगा। जी। और फिर एक दिन अचानक उसने 4-5 कदम लिए। वो मोमेंट मेरी लाइफ का आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट था, क्योंकि मतलब मैं कभी सोच ही नहीं सक रही थी कि ये भी एक स्टेज आएगा कि ये खुद से चलने लगेगा। जरूर। और मेरा हमेशा एक वो रहा कि मतलब मैं, बाकी बच्चा कुछ पढ़ाई करे ना करे, पर मैं ये चाहती थी कि बच्चा पे अपने स्वयं पे चले, व्हील चेयर पे ना रहे या बिस्तर में ना रहे। तो मैंने इसके फिजियोथेरेपी पे बहुत फोकस करा कि बच्चा चलना, फिर चलते फिरते रहे तो अच्छा रहेगा, बहुत सारी इश्यूज हम जी अवॉइड कर सकते हैं। तो बच्चा भी, लेटा रहेगा या चलेगा नहीं तो हेल्थ इश्यूज और बढ़ती जाएगी। जी जी। तो मेरा मेन फोकस उस पे रहा। तो लकीली उसने जब वो कदम लिए तो हम लोग सब एक बार तो बिलीव ही नहीं कर पाए, स्टेट ऑफ शॉक में थे कि अरे इसने आज 4 कदम लिए। फिर अगले दिन हमने वही कोशिश करी, फिर उसने लिया, फिर धीरे धीरे उसने वो कदम बढ़ते गए उसके जैसे आज 6 कदम लिए, कल 15 लिए, ऐसे करते करते वो थोड़ा थोड़ा उसने चलने लग गया था निखिलेश। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप था, डॉक्टर साहब ने भी बहुत मेहनत करी। फिर हमने उसको सीढ़ियाँ चढ़ाना सिखाया, साइकिलिंग सिखाई। तो ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं हम लोग करते गए, जो बेसिक लाइफ की नीड्स है, कि भाई जी। आप चल रहे हो, आप सीढ़ी चढ़ रहे हो, आप बिना सपोर्ट चल रहे हो। तो वो सारी चीजें हम लोग करते गए, उसके साथ में वर्क करते गए, एंड धीरे धीरे हम लोग अचीव भी करते गए कि भाई चलो उसका प्रोग्रेस होते गया। तो जब प्रोग्रेस होता था तो अपने मन को भी खुशी होती है। खैर मेहनत तो इसमें बच्चे की ज्यादा है, बिकॉज वो 2-2 3-3 घंटे थेरेपीज लेता था। साइमल्टेनियसली हम लोग उसकी स्पीच थेरेपी भी करवाते थे, जी। बट स्पीच थेरेपी में उसका इतना कुछ फायदा नहीं हो पाया था स्पीच पे। तो पर स्पीच भी हमने कंटिन्यू रखी थी। तो जी। एक स्टेज आया जब वो फिजिकली काफी सक्षम हो गया था। इस बीच में उसकी हेल्थ इश्यूज में भी कुछ कुछ चलते रहता था, कभी उसके अल्सर्स हो गए थे तो जी। एडमिट करना पड़ा, कभी कुछ, ये छोटी मतलब ये चलता रहता था। हॉस्पिटल भी आना जाना हमारा खूब चलता रहा। तो ये सारी चीजें हम साथ साथ चलते रहे, संघर्ष करते रहे, हर कदम पे हम लड़ते गए और आगे बढ़ते गए। फिर उसका एक टाइम आया कि जब अब हम लोग को लगा कि अब फिजिकली हो गया है सारा, ये इसका स्पीच का भी हम कर ही रहे हैं, तो अब नेक्स्ट था कि अब हम इसको थोड़ा एजुकेशन या स्कूलिंग, जहाँ एक कहीं उसको एक माहौल मिले कि भाई हम दूसरे बच्चों के साथ भी अब मुझे रहना है, जी। क्योंकि ये ओनली चाइल्ड है तो उसके कोई सिबलिंग था नहीं, और मैं भी पूरे टाइम इसी में लगी रही। जी। तो फिर हमने उसको एक छोटी सी नर्सरी स्कूल थी वहां भेजा, वहां पे वो बच्चों के साथ बैठना करना थोड़ा थोड़ा सीखा। फिर मैं वापस बॉम्बे उसको ले गई कि मैं बॉम्बे में स्कूल में एडमिशन कराऊं। तो वहां उनके जो नॉर्म्स थे उसमें ये फिट नहीं हो रहा था। तो अब मैंने बोला अब क्या करना चाहिए, कुछ तो उसको अब इसके अलावा भी अब कुछ नेक्स्ट करना है हमें। जी। तब मैंने सोचा कि अब मैं मेरा खुद का ही सेंटर क्यों ना स्टार्ट करूं।
तब मैंने मेरा सेंटर स्टार्ट करा। दैट वाज अबाउट 2000 के आसपास, 2000 2001 में मैंने स्टार्ट कर लिया था। और इस बीच बाकी तो उसकी जो थेरेपीज चल रही थी वो तो हो चल ही रही थी। और फिर मैंने जब सेंटर स्टार्ट करा तो निखिलेश और एक और बच्चा था, दो से मैंने स्टार्ट करा। तो स्कूलिंग में, अब जब ये स्कूल में जब बैठता था बच्चों के साथ में, तो वो वैसे ही ट्रीट होता था जैसे बाकी बच्चे हैं। और मैं उसको दूसरी टीचर के हैंड ओवर कर देती थी कि आपको ये करवाना है। तो उसका एक रूटीन आते गया कि अब मुझे भी बच्चों के साथ में ये करना। और धीरे जी धीरे फिर हमारे यहाँ भी बच्चे बढ़ते गए, स्ट्रेंथ बढ़ती गई, बच्चे आपस जी। में मिलने लग गए थे, दोस्त, एक हम्म। अफेक्शन जैसे हो जाता था बच्चों को भी आपस में। तो वो सब इन लोग का धीरे धीरे बढ़ता गया। तो मेरी जो निर्माण की जर्नी थी बहुत अच्छी रही। मैंने इतना सीखा इन बच्चों से भी, इन बच्चों से भी इतना लगाव हो गया था मुझे भी। और पेरेंट्स भी आते थे, मिलते थे, उनकी भी कुछ इश्यूज होती थी। वो तो जैसे हर पेरेंट्स की रहती है, जी मेरी भी जी। इश्यूज रहती थी, दूसरे पेरेंट्स की भी इश्यूज रहती थी। तो हम लोग मिलके सॉल्व करते थे। फिर स्कूल में तो जैसे मेरा क्या था, हमेशा मैं क्वालिटी पे बहुत ध्यान रखती थी। मुझे था कि मैं लिमिटेड बच्चे रखूं पर क्वालिटी वर्क करूं। जी। तो मैंने बच्चों का, जैसे मेरा रेशियो रहता था 1 टीचर/4 और मैक्सिमम 5। हम्म। तो इस तरह से फिर हम लोग की ये जर्नी आगे बढ़ती गई। स्कूल में भी हम लोग ने बच्चों को सेलिब्रेशंस, सारे त्योहार सेलिब्रेट करवाते थे। कुछ बच्चे वर्बल थे, कुछ नॉन वर्बल थे, कुछ थोड़ा इंटेलेक्चुअल बच्चे थे जो एजुकेशन स्ट्रीम में हम लेके गए जी उनको। जी कुछ बच्चे थे जो सिवियर थे, जिनका लिमिटेशंस थे, जी। क्योंकि इसमें भी बहुत सारा होता है, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर। जी मैम। तो वो सारी चीजें चलती थी। कुछ पेरेंट्स, उनको लगता था कि मैम 3 महीने से आ रहे हैं, बच्चे में कोई प्रोग्रेस नहीं है। मैं बोलती थी देखिए, आपके पास इतने साल रहा तब नहीं हो पाया, तो हमारे पास भी कुछ ऐसा कुछ है नहीं कि हम एकदम से आपको रिजल्ट देंगे, आपको इसको समय देना पड़ेगा। क्योंकि इन बच्चों का लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग, हर चीज बहुत स्लो होती है, तो समय लगता है इन सब चीजों जी जी। में। तो ऐसे हम लोग पढ़ते गए। फिर हमने कुछ बच्चों को, हम लोगों ने एजुकेशन उसमें करा, ओपन स्कूल से क्लास 8 तक की भी हम्म। पढ़ाई करवाई। तो कैलकुलेटर से हम लोग करवाते थे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हमने बच्चों को सिखाने की कोशिश करी, जितना मैक्सिमम हम लोग करवा सकते थे। और मैम मेरा हमेशा, बहुत ही सॉरी, अमेजिंग जर्नी रही है आपकी। हाँ, और ये एक बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जो आपने अपना जर्नी को ये किया कि संघर्ष को अपने बाधा के रूप में नहीं, बट उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में यूज किया। एग्जैक्टली, और एक एक स्टेप पे हम कहते हैं ना कि हम एज मतलब कभी हमारा जो बेसिक ह्यूमन नेचर होता है वो ये रहता है कि हम छोटी छोटी सफलताएं या छोटे छोटे सक्सेस पे हम ध्यान नहीं देते हैं। हम हमेशा अभी और कुछ चाहिए और कुछ चाहिए। तो आपने ये बहुत अच्छा बात बोला कि जो छोटी छोटी सफलताएं हैं उसको सेलिब्रेट करो, तो वो हमको आगे एक मोमेंटम देते हैं आगे चलने के लिए। और आपने कभी भी हार नहीं माना, हर चैलेंज को बिल्कुल। आपने अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया। तो ये एक बहुत ही प्रेरणादायक, बहुत ही मतलब एक अमेजिंग जर्नी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी आज हमारे साथ जुड़े हैं या बाद में भी जो पेरेंट्स केयर गिवर्स इस सेशन को देखेंगे, वो आपसे बहुत कुछ सीख हाँ, पाएंगे, बहुत कुछ आपसे समझ पाएंगे। तो ये बहुत ही मतलब मैम अमेजिंग जर्नी है। आप जैसे बता रहे थे, मैं पता नहीं कैसे उस चीज को रिलेट कर पा रही थी, और आप जैसे बोल रहे थे मैं उसको फील कर पा रही थी कि मतलब आपने कैसे एकदम स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से बहुत प्रोसेस तरीके से आपने ये सारी चीजें की। हाँ, तो नहीं, ये हमने अमेजिंग जर्नी है मैम। बहुत मतलब हम लोग ने वर्क करा, मेरी पूरी टीचर्स ने भी बहुत अच्छे जी से जी। कोऑपरेट करा। तो हम लोग ने बहुत सी, टीचर्स ने भी बहुत सीखा, इन बच्चों ने भी हमको बहुत सारी चीजें सिखाई। तो और मैंने सारा एक्चुअली ये जो मैं ये जो स्कूल की जो मेरी जर्नी थी, तो मैंने उसको एज ए नॉर्मल स्कूल जैसे होता है वैसे मैंने उसको सेटअप करा था। जैसे जी। नॉर्मल स्कूल में एक पीरियड हुआ आपका इंग्लिश का, एक हिंदी का, एक हम्म। आर्ट का, तो वैसे ही मैंने भी स्कूल का, मेरा पूरा सेटअप वैसे ही था। जी बच्चे आएंगे, पहले कुछ एक्टिविटीज करेंगे,
कुछ की एक्सरसाइजेज होती थी, जिनको फिजियो टाइप की जी जी एक्सरसाइज जी हाँ। जरूरत थी, फाइन मोटर्स, राइटिंग, रीडिंग, पीटी, प्रेयर, बर्थडे सेलिब्रेशंस, फिर आर्ट वर्क, सिंगिंग। तो ऐसे हमने जैसे एक नॉर्मल स्कूल का रहता है वैसा ही स्ट्रक्चर मैंने क्रिएट करा था। जी मैम, ये और बहुत अच्छा, एक अच्छा कदम भी होता है कि हम जिन भी बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, हमारा फोकस रहना चाहिए कि हम उनको मेन स्ट्रीम के साथ कैसे कनेक्ट करें, और आगे की जर्नी में हम उनके लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सके, क्या सपोर्ट कर सके। तो आपने जैसे बताया कि आपके स्कूल का जो करिकुलम होता था, वो इन सब चीजों को ध्यान में रख कर और एक टेलर मेड तरीके से भी, कि किस बच्चे की, हर बच्चे की अलग नीड है, अलग नीड्स है। रिक्वायरमेंट है, तो उसको समझ करके कैसे कस्टमाइज भी करें और उसको मेन स्ट्रीम भी करें। ये एक बहुत ही अच्छा कदम था, और एक बहुत अच्छे प्रोसेस ओरिएंटेड, जिस चीज पे मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपने बहुत प्रोसेस ओरिएंटेड तरीके से ही हाँ, चीजों को किया, कि आपकी अपनी जर्नी या स्कूल की जर्नी, तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि मतलब टिप्स एंड बिट्स में कुछ किया, कि हाँ यहाँ भी कुछ कर लिया, यहाँ भी कुछ कर लिया। आपने हाँ, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से वेरी सारी चीजों को सिस्टमैटिक। किया। ये मैम, हमारा अगला प्रश्न है कि आप जो ये एक दुनिया ऐसी भी परिवार से कैसे जुड़े, और ये जो पुस्तक आप लोगों ने मिल करके लिखा है, इससे आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? हम रविंद्र जी से काफी समय से पहचान है मेरी। हम लोग कॉमन जो इंदौर के फंक्शंस वगैरह होते थे स्पेशल बच्चों के जी। लिए, वहां भी मिलना होता था। हम्म। उन्होंने भी मेरा सेंटर विजिट करा है। तो ऐसे हम जुड़े हुए थे सभी से। और ये जो बुक जो हुई है ये एक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि जो आने वाले पेरेंट्स है, अब हम हमारी तो हमने जर्नी क्रॉस कर ली है, हमने जी अचीव कर लिया है, हमारे बच्चों ने काफी चीजें सीख ली है। अब जो पेरेंट्स, जो नए पेरेंट्स है जिनके बच्चों को कुछ इश्यूज आ रही है, तो मैं ये चाहूंगी कि ये पेरेंट्स भी इस किताब को पढ़े, क्योंकि 63 पेरेंट्स की जर्नी, उनका एक्सपीरियंस जी। इटसेल्फ एक बहुत बड़ी चीज है, जिससे वो बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। तो उनको ये किताब जहां भी हो, अगर जैसे हर सेंटर्स पे या तो ये लोग रखे, तो कोई जो पेरेंट्स, नए पेरेंट्स जाते हैं वो लोग उस चीज को, बुक को परचेज कर ले। और ये बुक पढ़ने से मेरे ख्याल से उनकी काफी जो इश्यूज है, या जो एक होता है ना कि आप कंफ्यूजन है, जी। वो चीजें बहुत सॉल्व हो जाएगी कि हमें कहाँ जाना है, किस तरह से वर्क करना है। क्योंकि जब बच्चा आपका स्पेशल होता है तो आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं, आपको पता नहीं है कि हमें क्या करना है, कैसे जाना है। जी। तो सबसे पहले तो एक शॉक रहता है पेरेंट्स के लिए। तो पेरेंट्स को उस शॉक से निकलना, एक्सेप्ट करना, एंड देन कि कहाँ जाए, सबसे होता है कि हम कहाँ जाए, बच्चे को कहाँ ले जाए। तो ये सब चीजें अगर ये बुक में पढ़ेंगे, करेंगे, तो उनको थोड़ा आइडिया आएगा कि भाई हाँ, हमें इस मोड पे ले जाना है बच्चे को, ये थेरेपी करनी है। क्योंकि मैंने बहुत से, मेरी जो ये जर्नी में मैंने ये भी देखा है, पेरेंट्स क्या होता है, थोड़े दिन एक सेंटर पे गए, थोड़े दिन दूसरे सेंटर पे गए, थोड़े बार तीसरे पे गए, फिर पहले पे लौट आते। तो इसमें बच्चे का बहुत लॉस हो जाता है। तो आप कहीं भी जाओ, आप जहाँ सेटिस्फाइड हो, या आपका बच्चा, आपको फुल राइट है, आपको जहाँ हम्म। लगे कि इस सेंटर पे या इस डॉक्टर से मुझे मेरे बच्चे का हेल्प मिल सकती है, तो आप उन्हीं से जुड़िए। अब जगह जगह मत घूमिए, आप टाइम वेस्ट हो जाता है बच्चों का, क्योंकि एज इट इज हम लेट हो गए, पीछे है हमारा बच्चा भी, हम्म। फिर हम इधर उधर ढूंढते हैं, तो वो बहुत मुश्किल हो जाती है फिर। तो बच्चों को आप जहां भी ले जाए, सिंसियरली उन पे ट्रस्ट करिए। हाँ, अगर हम्म। आपको लग रहा है कुछ इश्यूज है, कुछ फायदा नहीं हो रहा है, तो आपका पूरा हक है, आप उसको चेंज करके किसी और जगह, आपको जहां लगे। पर आप हम्म। पहले पूरा सर्वे करिए, आप थोड़ा समझिए कहाँ आप बच्चे को हैंड ओवर कर रहे हैं, आपके बच्चे को किस सेंटर में हैंड ओवर कर रहे हैं। जी। तो ये सब होमवर्क तो पेरेंट्स को थोड़ा करना पड़ेगा। और इस बुक से तो मेरे ख्याल से, इस बुक में तो सारी चीजें आ गई है जो एक पेरेंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। सॉल्यूशंस भी है उसमें, क्वेश्चंस भी है। ये आपने बहुत अच्छी चीज बोली मैम, कि इस बुक में सब कुछ है, सब चीज का सार है, क्योंकि जितने हाँ, पेरेंट्स एंड केयर गिवर्स हैं, उनका जो अपना एक्सपीरियंस है, वो अपने आप में एक इंसाइक्लोपीडिया है। दिया है। और और एक साथ मिल करके जब लिख रहे हैं, तो एक सपोर्ट टीम भी बन रही है।
तो सिर्फ एक दूसरे का नहीं, अगर कोई और भी चाहे कि हेल्प मिल जाए या कुछ मैसेज है, कुछ इंक्वायरीज है, तो उसको भी यहाँ से पूरी कर सकते हैं। हाँ, तो दोबारा से अपने दर्शकों को बताऊं कि ये जो पुस्तक है, ये कहाँ पे अवेलेबल है, इसका लिंक हमने अपने पोस्ट में भी डाला है। तो आप उस लिंक के थ्रू इस पुस्तक को ले सकते हो। जैसे संगीता मैम ने कहा कि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव बुक है, तो आप जरूर इसको पढ़ें। मैम, आपने अपने अभी तक के डिस्कशन में हमें थेरेपी एंड ट्रेनिंग के बारे में बताया। आपने ये भी बताया कि पेरेंट्स को किसी एक सेंटर पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, इधर उधर नहीं करने के बाद। बट मैम, कभी कभी ये भी होता है कि इतने सारे चॉइसेस जो रहते हैं ना, तो हम एज पेरेंट्स, एज केयर गिवर्स थोड़े कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि कहाँ जाए। क्योंकि आजकल क्या है, रेटिंग्स भी जो है वो कितने ऑथेंटिक है कितने नहीं है, उस पे हम डिबेट नहीं कर रहे हैं, बट थोड़ा सा कहीं कहीं पे ये एक प्रॉब्लम रहता है। तो आपके अनुसार मैम, क्या क्या चीजें हैं जो देखना चाहिए किसी भी थेरेपी या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए, ताकि जो हमारा बच्चा वहां जो जा रहा है, तो वो जिस पर्पस से वहां जा रहा है, वो पर्पस फुलफिल हो सके। तो उसके लिए तो देखिए बेस्ट है आपको जो जो सेंटर्स आप, बहुत सारे सेंटर्स है, तो आप तीन चार आपको जो लग रहा है कि भाई ये आपको विजिट तो करना पड़ेगा एटलीस्ट 4-5 हम्म। सेंटर्स। फिर आप सेंटर्स में विजिट करिए, वहां पे आप सडन विजिट्स करिए, आप देखिए कि वहां पे क्या हो रहा है, बच्चों को केयर कर रहे हैं कि नहीं कर हम्म। रहे हैं। और आप वहाँ के जो पेरेंट्स हैं उनसे मिलिए, जो जिनके बच्चे ऑलरेडी वहाँ है। तो जैसे आप जी। ऐसे समय जाइए जब बच्चों को पेरेंट्स छोड़ने आते या लेने आते हैं, हम्म। आप उनसे बात करिए कि आपका बच्चा कितने समय से आ रहा है, कितना प्रोग्रेस है बच्चे में, किस तरह से आपके बच्चे को ट्रीट किया जा रहा है। तो ये सब होमवर्क तो पेरेंट्स को करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, जी। क्योंकि जैसे आजकल सेंटर्स तो बहुत सारे हैं, बट एक्चुअल अंदर क्या है वो तो आप जब तक अंदर नहीं जाएंगे या आप किसी से उस बारे में नहीं सुनेंगे कि उनका वर्क वर्क कैसा हो रहा है या कैसे जी। वो लोग थेरेपीज दे रहे हैं। और आप उनको बोलिए हम 2-3 दिन आके देखना चाहते हैं, तो हम्म। आप 2-3 दिन उनसे परमिशन लेके आप वॉच करिए दूसरे बच्चों को वो लोग कैसे करवा रहे हैं, कैसे जी। ट्रीट कर रहे हैं, कैसे थेरेपीज दे रहे हैं। फिर अगर आपको लग रहा है हाँ मेरा बच्चा इस सेंटर के लिए सही है, तो हम्म। आप उसमें एडमिशन लीजिए, थोड़े समय दीजिए, क्योंकि समय तो आपको बहुत देना पड़ेगा। जी। और उस समय में आपको थोड़ा पता चल जाएगा, एक तो आपका बच्चा खुशी खुशी जा रहा है कि नहीं जा रहा है। हम्म। ठीक है, नहीं शुरू में तो बच्चा रोएगा क्योंकि नई जगह है, नए जी। लोग हैं, उसको फोर्सफुली एक्टिविटीज भी हम्म। करवानी पड़ती है, कुछ बच्चे रेजिस्ट करते हैं कि हमें नहीं करना है, तो अच्छा। उनको वो सारी चीजें रहती है बच्चों हम्म। की, लाइक नॉर्मल बच्चे स्कूल जाते हैं जी। तो जी। जी। थोड़ा समय ले लेते हैं एडजस्ट होने में, ये बच्चे थोड़ा ज्यादा समय लेते हैं। पर अगर धीरे धीरे अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरा बच्चा खुशी खुशी जा रहा है, अच्छे से वापस घर आ रहा है बिना हम्म। कोई स्क्रैच लगे या कोई मतलब लड़ाई झगड़े जी। या जी। जी। किसी उस चीज से, तो आपको लगेगा कि हाँ ये मेरा बच्चा सही जगह पर है। और प्रोग्रेस के लिए आपको थोड़ा सा प्रेशर करके आपको जो जो भी सेंटर इंचार्ज है या हम्म। प्रिंसिपल है, वो भी आजकल तो बहुत सारे सेंटर्स पेरेंट्स मीट भी करते हैं, जी। जी। तो वो सारी मीटिंग्स आपको एकदम अलर्ट रहना होगा। हम्म। आपको उनसे मीटिंग्स रखनी पड़ेगी कि डिस्कशंस की मेरे बच्चे का क्या है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप हर हफ्ते ही पहुंच जाओ, हम्म। पर एटलीस्ट मंथ में एक बार आप जाओ, आपके बच्चे का क्या प्रोग्रेस है क्या नहीं, क्या वर्क करवाया है। और देखिए जो स्कूल में कभी कभी क्या हाथ पकड़ के जैसे करवा दिया और आपने घर पे करवाया थोड़ा सा जस्ट टू चेक, तो आपको हम्म। पता चल जाएगा कि ये बच्चे ने करा है या किसी ने के हेल्प के द्वारा उस बच्चे ने करा है। क्योंकि मदर इज सबसे बेस्ट टीचर, तो मदर है, उसको जी। तो सारा पता है अपने बच्चे की कितनी लिमिटेशंस है और कितना हम्म। वो कर पाता है। सो इस तरह से आपको जज तो पेरेंट्स को ही करना पड़ेगा कि हमें कहाँ भेजना है और कहाँ ये वेदर ये राइट सेंटर है कि नहीं है। जी। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा ये सही नहीं हो रहा है, तो आप हम्म। फिर दूसरे सेंटर पे जाइए, उनको समय दीजिए, उनको उनसे डिस्कस करिए कि भाई ऐसे क्यों नहीं हो रहा है। देखिए क्या होता है, कभी कभी आईक्यू बच्चे की जब थोड़ी लो होती है तो बहुत लंबा समय लगता है कुछ भी चीज सीखने के लिए। पर हमें लगता है कि अगर हाँ चलो आज बच्चे ने थोड़ा सा चम्मच उठा के खाना भी सीखा या टिफिन से कुछ उठा के खाया, तो वो भी एक लर्निंग है, एक जी। प्रोसेस जी। है
जो शायद स्कूल में भी करवाया होगा, हम्म। क्योंकि मदर को पता है कि मैंने क्या सिखाया और स्कूल में क्या सीखा है। जी। तो आप वो चीज जज कर सकते हो। तो उससे आपको पता चलेगा, हाँ मेरे बच्चे पे इस चीज पे वर्क किया गया है, उस चीज पे वर्क नहीं हुआ है। मेरा जब सेंटर चलता था तो मैं पेरेंट्स से पहले पूछती थी कि भाई आपकी क्या प्रायोरिटी, आप पहले क्या चीज में बच्चे का वो करना चाहते हैं। जी। तो कुछ बच्चे बोलते थे, कुछ पेरेंट्स का था कि मेरा बच्चा काफी चीजें कर लेता है, हमें पढ़ाई पे ध्यान देना है, तो हम फिर पढ़ाई पे फोकस करते। जी। कुछ पेरेंट्स का था कि नहीं, उसका सोशल बिहेवियर है या हम्म। बिहेवियर इश्यूज हो रही है, तो उसको वो इश्यू को हमको ओवरकम करना है, तो फिर हम उस चीज पे वर्क करते। ऑफ कोर्स हमारा दूसरा प्रोग्राम तो चलता हम्म। रहता था जो बच्चों का रहता था। जी। बट जो जो चीजें मेन पेरेंट्स की रहती कंसर्न, उसको भी हम नोट करते थे, उसको भी हम लोग हम्म। उनके जो प्रोग्राम बनता था बच्चे का उसमें हम लोग ऐड करते थे। जी। तो उससे क्या होता था कि बच्चे का दोनों चीजें साइमल्टेनियसली हम्म। बच्चे की वर्क होती थी। जैसे कुछ बच्चे बहुत हाइपर होते हैं, तो हम हम्म। लोग उनको जो भी थेरेपीज देते थे, फिर पेरेंट्स को बोलते थे आप भी घर पे ऐसे कंटिन्यू करिए, आप भी इनको बाहर ले जाइए, वॉक करवाइए, थका दीजिए, ताकि ये बच्चा थक के सो जाए, क्योंकि बहुत कभी कभी हाइपर रहते हैं बच्चे। तो इस तरह से हम लोग पेरेंट्स को भी मतलब बताते थे कि भाई आप ये करिए, आप वो करिए। कुछ पेरेंट्स बहुत वर्क करते थे, कुछ पेरेंट्स ठीक है बस भेज दिया सेंटर तो उनकी जवाबदारी है। तो ऐसे बहुत तरह के पेरेंट्स भी रहते हैं, बट हाँ कुछ सिंसियरली करते थे तो उन बच्चों में रिजल्ट ज्यादा आता है, क्योंकि जी। आपका स्कूल में भी वर्क हो रहा है और घर पे भी हम्म। वर्क हो रहा है। तो आप जब बच्चे को बार बार वही चीज थ्रो करेंगे तो वो कभी ना कभी उस चीज को धीरे धीरे ही सही, समय तो सबसे जी। ज्यादा तो समय है, जी। समय देना पड़ेगा, पर बच्चा लर्न करता है। हम्म। तो लर्निंग तो डेफिनेटली होती है, टाइम लगता है। कुछ बच्चे अच्छे, बिकॉज उनको सही राय नहीं मिली रहती है या सही जगह पे वो नहीं पहुंच पाते हम्म। हैं, पर आप उसको अंडरस्टैंड कर लो बच्चे का पूरा वो जो भी आईक्यू लेवल्स है उसकी कहाँ कमी है, कहाँ क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, हम्म। फिर उस पे आप वर्क करो तो बच्चे का प्रोग्रेस होता है। जैसे कुछ बच्चे डांस में अच्छे होते हैं, तो डांस क्लास जैसे हमारे हफ्ते में एक दिन दो दिन बच्चों को म्यूजिक लगा के टीचर डांस सिखाती थी, सिंगिंग सिखाते थे, तो वो उनकी प्लस पॉइंट थी। फिर बच्चों को स्टेज पे हम ले जाते थे, जब हमारे इंदौर सोसाइटी का डांस प्रोग्राम जी। होता था, तो 8 8 10 10 बच्चों को हम लोग स्टेज पे ले जाते थे। तो इस तरह से वर्क करना पड़ता है, आपको वर्क तो करना पड़ेगा। और पेरेंट्स को वही देख के कि भाई हाँ इस सेंटर में वर्क हो रहा है तो आप कंटिन्यू करें, अगर आपको लग रहा है आपको नहीं हो रहा है वर्क, सो आप आपके बच्चे को आप कहीं और, आपको जहाँ लगे हम्म। आप उसको वहां पे शिफ्ट कर सकते। पर मेरा ये है कि आप फ्रीक्वेंटली मत करें कि 2 महीने में जी। प्रोग्रेस नहीं दिखा तो हम्म। आप कहीं और ले गए। आपको समय देना पड़ेगा, सेंटर वालों को भी, टीचर्स को भी, क्योंकि इन बच्चों को समझने में, एडजस्ट होने में भी बहुत समय लगता है। जी जरूर। तो ये इस तरह से जर्नी रहती है इन बच्चों की। मैम आपने ना बहुत बारीक चीजें बहुत डिटेल में बताया, और मतलब अपने आप में लग रहा है कि एक इंस्टीट्यूट है जहाँ से मतलब भर भर करके हमको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, और वो सारे इन्फॉर्मेशन इतनी महत्वपूर्ण है कि मतलब जो भी आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बाद में सुनेंगे उनके लिए भी ये बहुत ही ज्यादा आई ओपनिंग सेशन रहेगा, क्योंकि आपने बहुत चीजें, बहुत बारीक चीजें बताई है जो हम शायद कभी कभी भूल भी जाते हैं, कि सही बात लोग ऑब्जर्व करना। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ बोल करके या देख करके चीजें, जो माइन्यूट चीजें हैं उनको ऑब्जर्व करिए, बच्चे का मूड कैसा है, अगर थोड़ा सा भी प्रोग्रेस हो रहा है तो उस पर ध्यान दीजिए। और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी देखिए कि भाई ठीक है, जो मेरा बच्चा जहाँ जा रहा है बाकी बच्चे वहाँ कैसे हैं, वो खुश हैं कि कैसे नहीं, पेरेंट्स का फीडबैक कैसा है। तो ये फीडबैक सारी लेना है। चीजें, एक एनवायरनमेंट को स्कैन करना बहुत जरूरी होता है, ये आपने बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में बताया। जी जी। और आपने ये भी चीज बोला कि हमको पेशेंटली देखना है, धैर्य से काम करना है, क्योंकि सब कोई की जर्नी अलग होती है, हाँ, सब कोई के स्किल कॉम्पिटेंसीज अलग होते हैं, तो हम सब अलग एक होते दूसरे हैं। के साथ कंपटीशन में नहीं उतर सकते हैं। हमको अपनी प्रोग्रेस, अपनी कैपेसिटी, अपनी पोटेंशियल्स पे ध्यान देना है। हाँ और और मैम आई हमारे थिंक पास बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं, तो अब मैं वो कुछ कमेंट्स पढ़ रही हूँ। अगर कोई कमेंट मुझसे मिस हो जाए तो पहले से ही मैं अपने सारे दर्शकों से माफी भी मांग रही हूँ।
पहला है स्पेक्ट्रम ऑटिज्म की तरफ से महर्षि धन्वंतरि, जिन्हें आयुर्वेद के देवता और भगवान विष्णु के अवतार के रूप में पूजनीय माना जाता है। भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद के दिव्य प्रवर्तक है। समुद्र मंथन के समय वे अमृत कलश लेकर प्रकट हुए और मानवता को स्वास्थ्य तथा दीर्घायु का वरदान दिया। उन्होंने सुश्रुत जैसे ऋषियों को आयुर्वेद और शल्य चिकित्सा का ज्ञान प्रदान किया तथा शरीर, मन और आत्मा के संतुलन पर आधारित प्राकृतिक उपचार, आहार और जीवन शैली पर बल दिया। उनका योगदान आज भी समग्र और संतुलित स्वास्थ्य की प्रेरणा देता है। उनकी जयंती धन्वंतरी जयंती के रूप में मनाई जाती है, जिसे भारत में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस भी कहा जाता है। धन्यवाद इस जानकारी के लिए। एक जागरूक अभिभावक रही हैं आप संगीता जी, बहुत सुंदर। ये स्पेक्ट्रम ऑटिज्म की तरफ से आपके लिए थैंक यू। एक कमेंट है। उसके बाद नीना गिरीश जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। वो लिख रही हैं, हर उस माता पिता को नमन जिन्होंने हर नई सॉरी, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। जिन्होंने हर हार नहीं माना और अपने संघर्ष का डटकर सामना किया। दीपा रमानी जी हमारे साथ जुड़ी हैं। उन्होंने कहा है कि आपकी जिंदगी के अनुभवों से हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आपका बहुत धन्यवाद अपने अनुभव हम सबके साथ शेयर करने के लिए। पूर्णिमा श्रीनिवासन जी कह रही हैं, हैप्पी टू ज्वाइन एंड लर्न मोर। हैट्स ऑफ टू ऑल स्पेशल किड्स पेरेंट्स। रविंद्र दुबे सर भी हमारे साथ जुड़े हैं। उनका कहना है कि संगीता जी की यात्रा का शीर्षक ही जिंदगी की जंग जीतना है। बहुत ही प्रेरणादायक है। यात्रा तो प्रेरणादायक है ही। बधाई संगीता जी। थैंक यू। ब्रिजमोहन शारदा सर भी जुड़ रहे हैं, जो कह रहे हैं भंडारी परिवार का अभिनंदन। संतोष पहाड़िया जी कह रहे हैं, मैडम की संघर्ष शक्ति को नमन, बहुत ही प्रेरणादायक। जी थैंक यू। तो मैम अब आगे बढ़ते हैं। जी। और आपने जैसे बताया कि हम कैसे बच्चों को मेन स्ट्रीम कर सकते हैं, उनको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। तो निखिलेश के लिए जो आपने जैसे प्रेरणा, आपने बात किया कि आपकी जो अपनी संस्था थी वहां पे आपने करवाया, थेरेपी करवाए, उसके अलावा आपने उनको मेन स्ट्रीम करने के लिए क्या क्या और तरीके अपनाए? क्योंकि निखिलेश की क्या थोड़ी रिटार्डेशन सिवियर है, तो हम्म। उसकी बहुत लर्निंग नहीं है। तो मतलब जैसे एजुकेशन वाला पार्ट तो उसका बिल्कुल भी नहीं हम लोग कर पाए, क्योंकि उसका रिटार्डेशन आईक्यू इज वेरी लो। जी। बट बाकी चीजों में हमने पूरी कोशिश करी कि जितना ये बच्चा सेल्फ हो सके अपने उसमें, उस चीज पे हम लोग ने बहुत ध्यान दिया। और हम लोग ने एक उसकी एक रूटीन बनाई हुई है हम्म। कि जैसे उसको इस समय वॉक पे जाना है, इस समय इसकी एक्सरसाइज है, इस समय इसको खाना है, इस समय इसका फ्रूट टाइम है। तो मैंने इसके लिए एक रूटीन बनाने से क्या हो गया, उसके लिए भी लाइफ बहुत इजी हो गई है, और एज पेरेंट्स हमारे लिए भी बहुत इजी हो गई है। क्योंकि समय का जो एक रहता है कि उस समय पे बच्चे को ये देना है, उस समय बच्चे का ये है। तो अब उसको पता है कि 5 बजे मुझे वॉक पे जाना है, तो बाकायदा वो गेट पे खड़ा हो जाएगा कि अब मुझे जी। नीचे जाना है, वॉक के लिए जाना है। उसने शूज पहने तो उसको पता है। हम्म। तो ऐसे इसमें काफी चीजें डेली प्रैक्टिस होने से, जो रूटीन हमने उसकी बनाई थी, उससे उसने पूरी लर्निंग उसकी कर ली है। क्योंकि नॉन वर्बल है, समझता काफी चीजें हैं। मैं ये नहीं बोलूंगी पूरा समझता, जी। काफी चीजें समझता है। काफी कमांड्स हम जो बोलते हैं, ये उठा के दे दो, फोन बजा तो ले आओ, हम्म। वो सारी चीजें फॉलो कर लेता है। बट अपने से इनिशिएटिव एज सच कुछ भी नहीं वो कर पाता है। वो उसकी एक लिमिटेशंस बोलिए, या वो उसकी एक बिकॉज इसकी जो आईक्यू है उसके कारण वो लर्निंग कैपेसिटी उतनी नहीं है। तो इस तरह से निखिलेश का चल रहा है सारा। अभी भी हम लोग उसको कोशिश करते हैं जितना बिजी रख सकते हैं उसको बिजी रखें, क्योंकि बिजी रहेगा बच्चा भले कोई भी एक्टिविटीज करे। जी। ठीक है, एज बड़ी है पर है तो बच्चा ही। तो हम लोग उसको ऐसे बिजी रखते हैं कि कुछ ना कुछ एक्टिविटीज वगैरह करवाते रहते हैं। उसका मतलब उसको हर चीज का उसको एक टाइमिंग्स है, तो उसको पता है अब जी। इस टाइम मुझे ये करना है, इस टाइम मेरा हम्म। ये टाइमिंग है, तो वो रेडी रहता है उस समय के लिए।
तो मैम यहाँ भी जैसे आपने बताया कि बच्चों को एक रूटीन में रखना, डिसिप्लिन में रखना हाँ, और इंगेज करके रखना बहुत जरूरी होता बहुत है। जरूरी। तो उससे वो अपना वो धीरे धीरे एक प्रोग्रेस भी होती है और उनको पता भी है कि हाँ हमको इस टाइम पे ये करना है, ये करना है, हाँ, ये करना है, तो वो अपने आप से भी एक रूटीन में बन जाते हैं, जो उनके लिए भी अच्छा है कि वो नई नई उनके लिए चीजों को बहुत सीख अच्छा रहे हैं, है। एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। हाँ, एंड हर कोई स्पेशली की क्या होता है लर्निंग ना, कैपेसिटी डेफिनेटली डिफरेंट है, बट डिफरेंट है। एटलीस्ट हाँ, कुछ तो लर्न कर रहे हैं ना, आज से कल में एक तो प्रोग्रेस हो रही है। ऑफ तो कोर्स, ये आपने बहुत डेफिनेटली। अच्छा पॉइंट बताया। हाँ, कि और क्या होता है कि जैसे इनकी अगर रूटीन नहीं रहे बच्चे की, तो बच्चा भी, लाइक क्या होता है ना, बिहेवियर्स चालू हो जाते हैं, हम्म। टेंट्रम्स चालू हो जाते हैं। नहीं तो उसको पता है अब ये हुआ, अब इसके बाद मुझे ये करना है, तो माइंड ऑक्यूपाइड है। जी। माइंड खाली नहीं रहता, ना वो खाली हम्म। बैठता है। तो उसके कारण क्या, बिहेवियर इश्यूज भी थोड़े से कंट्रोल में रहते हैं, जी। क्योंकि उसको समय समय पर हर चीज उसकी हो जाती है, हम हम्म। मतलब हम लोग कर लेते हैं या करवाते हैं उससे। जी। जी। तो वो भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है इन बच्चों के लिए, एक रूटीन लाना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। मैम अगला जो सवाल है वो आपके अपने अनुभव से है। तो आपने लिखा कि आपने भी स्पेशल एजुकेशन की ट्रेनिंग ली है जी, अमेरिका से। तो इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली? तो उसका बहुत सारा आपने आंसर कर दिया अब तक के प्रश्नों में। और इस ट्रेनिंग से आपने अपने आप में क्या बदलाव देखा? इस ट्रेनिंग में जब मैंने ट्रेनिंग ली थी, तो पहले तो मुझे ये था कि पहले मुझे सारा इसको डीपली अंडरस्टैंड करना है कि ये ऑटिज्म है या रिटार्डेशन है, ये सब होता क्या है, क्योंकि इतना पहले नॉलेज नहीं था। जी। ऑब्वियसली फर्स्ट चाइल्ड था, तो पहले तो आप उससे निकल रहे थे, फिर आपने थेरेपी स्टार्ट करी। फिर जब एक मेरा एक अचीवमेंट हो गया कि हाँ बस मुझे इतना तो मुझे लाना था, अब मैं यहाँ तक ले आई, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है मुझे। तब मैंने सोचा कि अब मुझे एक सेंटर, क्योंकि मैंने इसको एक बार एक यहाँ इंदौर में एक सेंटर में भेजा, जैसे हम्म। मैंने आपको बताया ना कि आप जी। सडनली जाके आप चेक करो। हम्म। तो मैं सडनली उस सेंटर में पहुंच गई, और जो हम्म। मैंने इसकी कंडीशन देखी उस दिन, तब से मैंने सोचा कि नहीं, करना है तो अपने खुद के सेंटर से ही उसको करना है, हम्म। नहीं तो उसको वो बेटर है कि वो घर पर ही रहे। जी। एटलीस्ट उसको वो माहौल अच्छा मिले, हम्म। या जो भी मतलब मैंने देखा, मैं वो नहीं हम्म। डिस्कस करना हम्म। चाहती हूँ। तो उस वजह से फिर मैंने ये सेंटर उसका स्टार्ट कर दिया था। एंड फिर मुझे लगा कि अब मुझे भी इस नॉलेज, जब मैं इसमें आ ही गई हूँ तो मुझे मेरा नॉलेज तो होना चाहिए, ताकि मैं वो फिर सोसाइटी को दे सकती हूँ। जी। तो फिर मैंने पहले तो इंडिया में ही 3-4 कॉन्फ्रेंसेस जो हुई थी ऑटिज्म रिलेटेड, हम्म। रिटार्डेशन रिलेटेड, वो सारी अटेंड करी। तो मैंने थोड़ा बेस बनाया मेरा खुद का, कि किस तरह से होता है, क्या वर्ल्ड वाइड क्या रहता है, या इन बच्चों में क्या क्या अलग अलग डिसेबिलिटीज रहती है, कि जी। डाउन सिंड्रोम क्या है, डिसलेक्सिया क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है। तो वो सारा मैंने यहाँ पे सीखा। फिर मैं अमेरिका जाके मैंने कोर्स करा। तो उस कोर्स में फिर मैंने ये भी सीखा कि सबसे पहले तो आपको स्ट्रांग होना है। और अगर आप सेंटर स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको ये नहीं कि ये ही मेरा बेटा है, बच्चा है। हम्म। सारे बच्चे जो आ रहे हैं वो आपके खुद के बच्चे हैं। जी। तो आपको किसी में भेदभाव नहीं रखना है, और हम्म। जिस जिस बच्चे के लिए आप बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं, आपको करना है। तो मेरा मोटिव हमेशा यही रहता था कि नहीं, जो जिस बच्चे की इश्यूज है उसको कैसे ओवरकम करना, तो वो उस पे मैं डिटेल्स में जाती थी, पढ़ती थी। तो इस तरह से मैंने काफी रिसर्च करा। जी। जब कोर्सेज भी अटेंड करे, तो मैं पूरा डिटेल में पढ़ती थी सारा हम्म। उनका, और उनसे क्वेश्चन आंसर्स करती थी, समझती थी। मैंने पूरा खुद लर्न करा डिफरेंट डिफरेंट डिसेबिलिटीज क्या हम्म। होती है, तो ही मैं आगे वर्क कर पाऊंगी। जी। तो इस तरह से मैंने देखा। फिर मैं सिंगापुर गई, वहां पर एक स्कूल थी, उससे मुझे बहुत सारी आइडियाज मिली। तो वहां से वो जो स्कूल थी, वहां पे मैंने 3 वीक्स का कोर्स करा, हम्म। और वहां से जो मैंने सीखा वही मैंने मेरे स्कूल में इम्प्लॉय करा, कि इस तरह से मुझे स्कूल चलाना है। वहां पर भी हम्म। ऐसे पीरियड वाइज चलते थे, बच्चों को वॉक पे ले जाना, बच्चों को गेम्स खिलाना, बच्चों के साथ में एक्टिविटीज करना। जी। तो वो सारा मैंने वहीं से फिर पूरा सीखा। तो मेरा जो स्कूल वाला पार्ट है वो मैंने
सिंगापुर से मैंने पूरा वहां से उसी चीज को फॉलो, पैटर्न को जी फॉलो जी। करा, और वो मैंने यहाँ पे कंटिन्यू करा। पर हाँ, कुछ चीजें वहां जो कर पाते थे वो मैं यहाँ नहीं कर पाई। बहुत सारी कुछ कुछ इश्यूज जो थी हम्म। उसके कारण मतलब मैं नहीं कर पाई। जैसे कुकिंग वगैरह का, उनका वहाँ पे जी। कुकिंग पे भी फोकस था, तो मैं कुकिंग तो नहीं बच्चों को सिखा पाई थी, पर हम्म हाँ मैं थोड़ा थोड़ा सब्जी कैसे तोड़ना, रोटी कैसे हम्म। बेलना, या वर्बली हम उनको सिखाते थे कि भाई चाय कैसे बनाते हैं, चाय में जी। क्या क्या चीजें लगती है। वो चीजें मैंने बच्चों को जरूर सिखाई थी। तो मैम जो यहाँ पे बेस्ट पॉसिबल था आपने वो किया, एंड फोकस किया कि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। एग्जैक्टली। तो ये एक बहुत दोबारा से मैं अपने आप को रिपीट करूंगी कि आपसे अभी तक बात करके लग रहा है कि आप बहुत ही एक प्रोसेस बेस्ड, बहुत प्लान्ड तरीके से चलती हैं। तभी हाँ इतनी वही। सारी बाधाओं को आपने ना बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से ओवरकम किया। और दोबारा से कह रही हूँ कि आज जो भी हमारे साथ जुड़े हैं और जो बाद में भी देखेंगे ना, वो इससे बहुत ज्यादा प्रेरित होंगे और हाँ, उनको भी आप बहुत ज्यादा साहस देंगी। वो तो हिम्मत तो रखनी है, और हम पेरेंट्स एक दूसरे को हिम्मत दे सकते हैं, एक जी दूसरे की। जरूर। जब हम कहानी सुनते हैं कि भाई किस तरह से उन्होंने ओवरकम करा, किस तरह हम्म। से अपने बच्चे को हैंडल करा। और मैं एक साथ 40 बच्चों को हैंडल करती थी और 80 पेरेंट्स को हैंडल करती थी, तो वो सारा एक जर्नी है, जी जिससे मैंने भी बहुत सीखा है। मैम, आपने जैसा लिखा था आपकी किताब में कि आपकी जो संस्था थी उसका नाम निर्माण था, जी तो वो आपने शुरू किया था और आपने अभी तक अपने जो भी आपने हमारे साथ डिस्कस किया उसमें आपने बहुत कुछ जानकारी निर्माण के बारे में भी दिया था। तो इस जर्नी को आपने जैसे अपने अनुभव में लिखा कि शायद कोविड के बाद आपको ये बंद करना पड़ा, जी जी। बट ओवरऑल आपकी जो जर्नी निर्माण से रिलेटेड थी वो कैसी रही? और अगर आप और एक कुछ इंफॉर्मेशन दे पाए कि जब हम कोई इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं या चला रहे हैं तो उसमें और किन किन चीजों को ध्यान में देना चाहिए? अभी तक आपने बहुत कुछ बताया, इसके अलावा आप निर्माण से रिलेटेड अगर कोई जानकारी, कुछ सुझाव या कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करना चाहें जो आपको लगता है कि वो इस फोरम के लिए रिलेवेंट हो। तो निर्माण की मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही। मैं बहुत मिस भी करती हूँ सभी बच्चों को। और जैसे मैंने पूरी मतलब मेरा पूरा फोकस निर्माण पे रहता था कि मैं क्या 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 कितना कर सकती हूँ इन बच्चों के लिए। प्लानिंग बहुत रहती थी। कुछ हम लोग कुछ में हम सक्सेस हुए, किसी कुछ चीजों में हम नहीं भी हो पाते थे। बट ओवरऑल बहुत हम लोग ने, मैंने और मेरी टीचर्स ने बहुत वर्क करा। हम काफी बच्चों को एक अच्छे लेवल तक ले आए। हार्ड वर्क, बच्चों की भी बहुत मेहनत, पेरेंट्स की भी बहुत मेहनत रहती थी। तो हमने, जर्नी तो मेरी बहुत अच्छी रही। और अब जब जो अब नए सेंटर्स खुल रहे हैं, सो आई थिंक जो अब नई नए जो पेरेंट्स आ रहे हैं उनको फर्स्ट तो आपको एक मैंने एक मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, मैंने कॉन्फ्रेंस भी करवाई थी इन बच्चों के पेरेंट्स के लिए। हाँ, तो मैंने करीब अबाउट 80 टू 100 पेरेंट्स थे, उनके लिए कॉन्फ्रेंस, 2 डे कॉन्फ्रेंस भी इंदौर में ऑर्गेनाइज करवाई थी। तो इस तरह से कॉन्फ्रेंसेस पेरेंट्स के लिए करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम दूसरे जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स है या थेरेपिस्ट है उनको बुलाते हैं, तो उनका एक एक्सप्लेन करने का तरीका, तो वो भी एक पेरेंट्स को मोटिवेट करता है। तो अब जो नए सेंटर्स बन रहे हैं, मेरे ख्याल से पेरेंट्स के लिए भी एक क्लास जैसे होनी चाहिए, जहाँ हम पेरेंट्स को भी थोड़ी ट्रेनिंग दे सकते जी हैं। क्योंकि कुछ पेरेंट्स होते हैं उनको बिल्कुल आइडिया नहीं रहती है, बहुत रॉ रहते हैं। अब आजकल तो गूगल है, तो बहुत से पेरेंट्स सर्च करके भी आ जाते हैं या समझ लेते हैं कि इस बच्चे में क्या है। तो पेरेंट्स के लिए भी आई थिंक एक होना चाहिए, एक तरह की वंस अ मंथ कुछ सारे पेरेंट्स को इकट्ठा करना चाहिए, एक ग्रुप मीटिंग करके उनसे भी अपने को आइडियाज लेनी चाहिए, या वो क्या चाहते हैं, या उन्होंने अपने बच्चे में क्या चेंजेस देखा, या उनके पास कुछ नया है कि भाई कुछ आप मैम ये करिए या ये ऐसे करिए, या उन्होंने अपने बच्चे पे वर्क करा हो, तो वो चीज वो शेयर कर सकते हैं दूसरे पेरेंट्स के साथ। सो आई थिंक वो भी एक सेशंस होने चाहिए जो मैं नहीं कर पाई थी।
तो अब मुझे लगता है वो भी एक सेशंस जरूरी था, वंस अ मंथ, ट्वाइस अ मंथ, जो भी आप वो जी। करना चाहिए। हम्म। एंड बच्चों का वही जो मेरे जो था कि क्लास वाइज चलना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, आप हर चीज कवर कर लेते हो बच्चों की। जी। एक्टिविटी हो जाती है, स्टडी हो जाता है, कलरिंग हो हम्म। जाती है, टेबल वर्क हो जाता है। और मैंने एक चीज और जो वर्क जिस पे ज्यादा करा था, मैं ओरल्स पे बहुत वर्क करती थी, हम्म। क्योंकि बच्चे जो वर्बल थे। जी। अब राइटिंग और लर्निंग दोनों चीजें इन बच्चों के लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है। जी, कुछ बच्चे कर चैलेंजेस। पाते, कुछ बच्चे नहीं कर पाते। तो मेरी एक क्लास हमेशा रहती थी, जनरल नॉलेज की क्लास। हम्म। तो वो मेरा, उसमें क्या रहता था, मैं बच्चों को, हम लोग स्टार्ट करते थे एटलीस्ट 10 फ्रूट्स के नाम आपको आने चाहिए, 10 वेजिटेबल्स, 10 कलर्स, 10 शेप्स, एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स। तो इस तरह से हम लोग ने पूरा एक बना रखा था बच्चों को। तो वर्बली हम लोग बहुत सिखाते थे, पिक्चर्स के थ्रू भी। हम्म। तो ये हमारा रोज का एक सेशन रहता था। तो पिक्चर्स हम दिखाते थे और वो उनसे उनको रिलेट करके वर्बली लर्न करवाते थे, क्योंकि ओरली ये बच्चे बहुत लर्न कर लेते थे। हम्म। राइटिंग में किसी को दिक्कत आ रही है, कोई स्लो है, किसी की स्पेलिंग इश्यूज रहती थी, वो जी। उनकी क्लास अलग चलती थी, पर ओरली उनका नॉलेज, जनरल नॉलेज, इससे हमने हम्म। बहुत, हम लोग बढ़ाते थे। तो इसमें हम लोग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारा जो घर की, हम लोग बेडरूम में कौन कौन सी चीजें रहती है, डाइनिंग रूम हम्म। में क्या रहता है, ड्राइंग रूम में क्या रहता है, बिजली से क्या क्या चलता है, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हम लोग इनको वर्बली सिखाते थे, जो रोज की जी। लाइफ में वो देखते भी थे अपने घर में। फिर हम लोग फ्लैश कार्ड्स के थ्रू इनको जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज है हम्म। उनका वो दिखाते थे, फोटोग्राफ्स दिखाते थे और बताते कि ये श्रीमती इंदिरा गांधी जी है, ये नेहरू जी है, ये गांधी जी है। तो एटलीस्ट उनको एक आइडिया तो आए कि हाँ भाई, अगर कहीं फोटो देखे तो उनको पता था कि ये जी। वो है। तो एक ऐसे ही किस्सा हुआ था, एक हमारे यहाँ बच्चा था, ऑटिस्टिक बच्चा था। हम्म। वैसे बहुत कम बोलता था, बट वो ओरली में सुनता बहुत था, वो सुन सुन के अच्छा। उसने रिटेन कर लिया था। हम्म। तो एक दिन अचानक उसके घर की बात है, वो टीवी चल रहा था, तब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे। तो हम लोग फ्लैश कार्ड्स तो दिखाते रहते थे उनको। हम्म। एंड सडनली उसने, उनकी जब फोटो टीवी पे आई तो उसने पॉइंट आउट करा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो उसके पेरेंट्स तो शॉक्ड रह गए कि इसने कैसे, मतलब ये पहचान लिया, और कैसे उसने एकदम से बोला ये कि ये मनमोहन सिंह जी है। फिर उसकी मम्मी ने आके मेरे साथ शेयर करा, ऑफ कोर्स वो भी बहुत खुश हुए। फिर हम लोग ने जो अभी बताया कि हम लोग इनको फ्लैश कार्ड, तो कब क्या बच्चा उस चीज को बोल देता है, जी। तो पेरेंट्स के लिए भी बहुत खुशी थी, और मुझे भी खुशी हुई कि चलो, उस बच्चे ने टीवी में देख के, हम्म। रूटीन में तो हम कार्ड में फोटो में दिखा रहे थे, टीवी में देख के पॉइंट आउट करा कि ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी है। तो वर्बली भी बच्चे बहुत लर्न कर लेते हैं। तो हम लोग ऐसे कंप्यूटर के बारे में, गांधी जी के बारे में, मतलब पूरे ऐसे एसेज भी उनको सिखाते थे कि 2 अक्टूबर क्यों सेलिब्रेट होता है, 15 अगस्त क्यों होता है, जी। 26 जनवरी क्या होता है। त्योहारों के बारे में, जैसे कोई त्योहार आता उसके 1 डेढ़ महीने पहले से त्योहारों के बारे में हम उनको लर्निंग सिखाते थे हम्म। कि कुछ, और क्या डाउन सिंड्रोम बच्चों की थोड़ी मेमोरी अच्छी रहती है, तो वो काफी जी। सीख भी जाते थे। तो इस तरह से हम लोग ने आईक्यू, सॉरी, जीके के ऊपर बहुत वर्क करा था बच्चों के। जो मुझे लगता है कि जनरल नॉलेज एक बहुत अच्छी चीज है, और जो इनके रूट आगे भी काम आ जी, सकती है। जरूर। देखिए, राइटिंग और जो स्कूल का वर्क है वो एक लिमिटेशन है उन बच्चों की। वो क्लास 8 9 10 तक कर हम्म। सकते हैं, उसके बाद उनके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि स्टडीज भी बहुत हाई हो जी। जाती है। जी। जी। और जनरल नॉलेज एक ऐसी चीज है, वो कभी भी आपके हमेशा काम ही आती यस। है, और इससे आपका नॉलेज बढ़ता है। जरूर। तो मैंने उस पे भी बहुत वर्क करा है। तो आई थिंक ये सब चीजें हैं कि बहुत ज्यादा, मतलब बच्चे की जो नीड है उसका भी प्लान होना चाहिए, साथ साथ में दूसरी चीजों का भी बहुत नॉलेज देना बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। तो मैम, इन अ वे आप जैसे बोल रहे हैं ना, तो जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान, ये नीड ही है। एक तरीके से देखें तो ये नीड है। और आपने ये जो बताया कि मतलब बच्चा अपने आप से उस चीज को याद करके बोल पाया, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है कि हाँ, मतलब वो कहीं पे उसने सुना, देखा, देख करके उसको ये चीज याद रहा और वो उसको यूज कर पाया। तो यूज कर जो पाए। भी एडुकेशन या ज्ञान, नॉलेज हम जो भी बोले,
वो जब तक हम यूज ना कर पाए तब तक तो वो कुछ भी नहीं है। तो अगर कुछ भी एक नहीं। बच्चा यूज कर पा रहा है तो वो फ्रूटफुल है। हाँ तो आपने जो अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बताया कि कैसे आपने वर्क किया और कस्टमाइज करके किया कि भाई ये कस्टमाइज। चीज, ये नीड ऑफ द आवर है, ये जरूर होना चाहिए, तो हाँ उसका ताकि बेनिफिट भी लोगों को मिला। हाँ कोई भी इंस्टीट्यूट जो भी खोले करे या जो है, हम्म। तो आपको एक सिस्टमेटिक एक प्लान वे में करना चाहिए कि जी। भाई अब ये है, अब ये है, नेक्स्ट इसके बाद ये, नेक्स्ट उसके बाद ये। तो क्या बच्चों को भी एक आइडिया रहती है कि अब हमारा ये पीरियड हो गया, अब हमको हम्म। नेक्स्ट पीटी के लिए जाना है, पीटी के बाद हमको प्रेयर्स करना है, तो लाइन अप करना है, प्रेयर बोलना है, प्रेयर करके हाथ हैंड वॉश करने जाना है, हैंड वॉश करके हमको लंच लेना है। तो प्रॉपर एक सिस्टमैटिक उसमें जी। होने से बच्चों के लिए भी बहुत इजी हो जाता है। और फिर करते 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 वो उनकी आदत का एक पार्ट आदत हो सी हो जाता है कि जाती फिर है। हाँ बताने की जरूरत नहीं है, वो एक आदत हो गई हाँ। करते करते, तो तो अब ये। जैसे इनको पता है कि खाने के पहले हमें हैंड वॉश करना जी। है, तो आई एम श्योर घर पे भी वो वैसे ही कि मम्मी जैसे बोलेगी हम्म। खाना खाना है तो पहले वो हैंड वॉश करके आएंगे। डेफिनेटली। खाने के बाद आपको वापस हैंड वॉश के लिए जाना है, हम्म। वॉशरूम यूज करना है। तो वो एक रूटीन सी बना दी थी हम लोग ने। जी। तो और उससे बच्चों के लिए एक अपने जैसे सेल्फ डिपेंडेंसी भी बढ़ती है कि हमको डिपेंडेंसी हो दूसरे जाए, की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, हर समय कोई मेरे पास रहे ऐसा जरूरी नहीं है। जरूरी इस नहीं है। सिस्टम करते 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 मैं उस चीज को करने में सक्षम हो जाऊं। सक्षम। तो कोई जी। भी काम करो उसको बहुत प्लान और सिस्टमेटिक वे में करे, तो इन बच्चों के लिए भी बहुत इजी हो जाता है। नहीं तो बच्चे क्या होता है, एज इट इज कंफ्यूज है, उनको खुद को नहीं समझ आता है हम्म। कि हम कहाँ कैसे करें क्या करें। तो प्लान वे में हो तो बच्चे के लिए भी लर्निंग इजी हो जाती है, उसकी भी लाइफ लेस स्ट्रेसफुल होती है कि भाई अब क्या करना है, कंफ्यूजन नहीं रहता है। जी। जी। फॉर अ स्कूल एटलीस्ट, मतलब सेंटर के लिए मेरा डेफिनेटली। यही वो है। तो जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो सेंटर चला रहे हैं या चलाने के लिए प्लान कर रहे हैं, तो आप लोगों को के पास मतलब बैठा बिठाया यहाँ पे ज्ञान मिल रहा है मैम के थ्रू। तो मैम, आप के आपने मल्टीपल रोल्स अभी तक निभाए हैं, तो जो मेरा अगला सवाल है वो ये है कि एक न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चे की जो दुनिया है, वो आप एज अ पेरेंट, एज स्पेशल एडुकेटर और एज एक संस्था संचालिका के रूप में किस तरीके से देखती हैं? तीन रोल जो आपके हैं अलग अलग, वो न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चे के कंटेक्स में आप किस तरीके से देखती हैं? देखिए ये बच्चे के हिसाब से, जब अपना बच्चा रहता है शुरू में तो ऑब्वियसली बहुत ही दर्दनायक लगता है, नो पेन रहता है एक, कि हमारे बच्चा ऐसा है, क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ तक हम इसको ले पाएंगे। शायद मैं, भगवान ने मुझे थोड़ा स्ट्रांग कर दिया इस तरह से कि एक्सेप्टेंस भी जल्दी ले ली कर लिया मैंने, और मैंने वर्क करना शुरू करा। और फिर जब मुझे लगा कि सेंटर चलाना है, तो वहां पर भी मेरा जहाँ एक मदरली फील तो रहता ही था मुझे हर बच्चे के लिए, कि भाई एज अ मदर मैं मेरे बच्चे को किस तरह से अगर कोई किसी के हाथ में मैं दूं तो वो कैसे उसको हैंडल करे। मेरी कोशिश हमेशा रहती थी कि मैं दूसरों बच्चों को भी वैसे ही हैंडल करूं। और बाकी तो अब ये जर्नी, सभी पेरेंट्स की अपनी अपनी जर्नी रहती है, पेन ग्रीफ सभी रहता है, और हमको आगे तो बढ़ना ही है, इस चीज को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। और जो सेंटर्स आप चलाते हैं उनके लिए भी मेरा तो यही रहेगा कि आपको, आप स्ट्रांग रहिए, आपको स्ट्रिक्ट भी रहना पड़ता है, जहाँ बच्चे जी। के साथ स्ट्रिक्ट रहना है आपको स्ट्रिक्ट भी रहना पड़ेगा। हम्म। बट एट द सेम टाइम आप स्ट्रिक्ट इसलिए रह रहे हैं कि बिकॉज आपको उस बच्चे का प्रोग्रेस चाहिए, तो वो भी आपको करना पड़ेगा। जहाँ अफेक्शन दिखाना है आप बच्चों को अफेक्शन भी दिखाइए। तो भाई एक्सेप्टेंस, बैलेंस, एम्पथी, एग्जैक्ट। हाँ, वो एवरीथिंग इन सबका अ वेरी एक, हाँ, सबका प्रॉपर उससे मिश्रण होना चाहिए, ये प्रॉपर। नहीं कि कुछ ऊपर कुछ नीचे, हर जी। चीज को आपको बैलेंस करके चलना है। अब जैसे मुझे भी स्ट्रिक्ट रहना पड़ता था तो मैं रहती हम्म। थी स्ट्रिक्ट बच्चों के लिए, क्योंकि हम बच्चों के लिए वर्क करते हैं, उनका हम जी। अच्छा चाहते हैं कि बच्चा, उसके बच्चे में कैपेबिलिटी है पर वो नहीं कर रहा है जो भी कारण से, तो हमको उसमें से निकालना तो पड़ेगा ही, कोशिश करनी पड़ेगी। तो कोशिश हमेशा करते रहिए,
सक्सेस अपने आप आएगा आपके साथ, कम आएगा पर आएगा सक्सेस। मैम सक्सेस तो सक्सेस है, वो तो कम ज्यादा हो नहीं हाँ सकता है। एक ये एक मतलब एवरीडे प्रोग्रेस, और जो प्रोग्रेस है प्रोग्रेस वो है। हाँ सक्सेस है। जी हाँ जरूर। तो एग्जैक्टली। मैम और भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो अब पहले मैं कुछ और उन कमेंट्स को पढ़ ले रही हूँ। सो नीना जी लिख रही है, योर नेवर गिव अप एटीट्यूड इज ट्रूली अप्रिशिएटेड। रविंद्र सर लिख रहे हैं, निखिलेश के साथ साथ हर बच्चा भी सक्षम हो, इस उद्देश्य को लेकर संगीता जी ने निर्माण संस्थान की संस्थापना की, जहां वे हर बच्चे पे विशेष ध्यान देती थी, पर कोविड के बाद निर्माण का सफर थम गया। आज भी संगीता जी इन बच्चों के विकास के लिए चिंतित रहती हैं और भरपूर सहयोग देती हैं। आभार। अ, रचना वाघ जी भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, उन्होंने लिखा है, आपके संघर्ष को नमन। अब आपने अब तक जो भी आपने अपने जर्नी के बारे में बताया, कैसे स्कूल ट्रेनिंग एज पेरेंट, तो हमारा एक और भी पर्पस रहता है कि जो हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े रहते हैं, कि हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, हमारी सोशल सर्कल है, तो उसका हमारे जर्नी में कितना कंट्रीब्यूशन रहा है, कैसा रोल रहा है, तो इस बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है अभी तक? मैं लकी हूँ, मुझे फैमिली का बहुत सपोर्ट मिला। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बोला कि पहले सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना है। तो एज अ मदर जैसे मैंने एक्सेप्ट करा, हम्म ऑटोमेटिकली मेरे हस्बैंड ने भी एक्सेप्ट। ऑफ कोर्स उनका भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं थी, बट हम्म उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया। मेरी मदर इन लॉ, मेरे ब्रदर इन लॉ, सभी ने एक्सेप्ट धीरे धीरे, क्योंकि आप जब एक्सेप्ट कर ले तो फैमिली अपने आप उस बच्चे को एक्सेप्ट कर लेती है। जी। अगर आप ही उस बच्चे के को वो करेंगे तो दूसरे लोगों का भी होगा ना, ठीक है चलो जा रहने दो, हम्म। नहीं छोड़ दो इस बच्चे को या जो भी है। तो आपका एक्सेप्टेंस सबसे पहले जरूरी है। हस्बैंड वाइफ का बच्चे को बड़ा करने में या ये जो सारी हर्डल्स आती है, हस्बैंड वाइफ का सपोर्ट होना, दोनों को एक दूसरे का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपका ज्यादा समय बच्चे पे फोकस हो जाता है, तो आप हस्बैंड पे भी थोड़ा कम टाइम दे पाती है, या जो भी फैमिली में भी एक्टिविटीज है जी। आप कम समय दे पाती है। पर मेरा जैसे ही मैंने बता दिया था कि मुझे तो पहले इस बच्चे को खड़ा करना है, तो मेरा हम्म फोकस तो उसी दिन से सेट हो गया था, और मैं उस पे वर्क करने लग गई थी। मैं जब बॉम्बे रहती थी, काफी समय मेरे हस्बैंड इंदौर रहते थे, मैं बॉम्बे रहती थी, क्योंकि हम बच्चे के लिए वर्क करना था हमको। तो सैक्रिफाइसेस भी देनी पड़ती है एक दूसरे को, और सपोर्ट तो देना ही पड़ता है। तो इस तरह से आगे बढ़ना है। सोसाइटी का तो देखिए ऐसा है मैम कि सोसाइटी का अवेयरनेस होना अभी भी बहुत पीछे, हम सोसाइटी अभी भी बहुत पीछे है इस अवेयरनेस में। तो सोसाइटी को थोड़ा सा और ओपन होना, इन बच्चों को एक्सेप्ट करना, इन बच्चों पे हंसना नहीं, या जैसे अगर ये बच्चे चल रहे हैं अपने बच्चे को खींच लेना कि तुम उसके पास ना चले जाओ, या ये बच्चा आपके पास ना आ जाए ना, कहीं आप कहीं गए हो। तो ऐसे भी होता है कि आप चल रहे हैं, कोई सामने से बच्चा आ रहा है, उसकी मदर उसको वो कि भाई ये उसके टच ना कर ले, या बच्चा उसके पास ना चला जाए। तो ये चीजें तो अभी भी होती है सोसाइटी में। तो सोसाइटी का तो अवेयरनेस अभी बहुत बहुत पीछे है। तो ये ओवरकम करने के लिए मेरा एक ये है कि जैसे बचपन से ही हम नॉर्मल बच्चों को, जैसे स्कूल्स में आपके डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, एक इस तरह का भी सब्जेक्ट होना चाहिए सोसाइटी अवेयरनेस का। चाहे वो ओल्ड एज पीपल के लिए हो, चाहे स्पेशल बच्चों के लिए हो, जहाँ इन नॉर्मल बच्चों को सिखाया जाना चाहिए कि ये बच्चे हैं, ये भी सोसाइटी का एक हिस्सा है, बट ये हमारे से थोड़े अलग है, इनका लर्निंग थोड़ा स्लो है, इनका समझने का तरीका थोड़ा अलग है, ये इनका बिहेवियर कभी कभी अलग हो जाता है। तो इस तरह से आई थिंक अवेयरनेस अगर हम बचपन से ही नॉर्मल बच्चों में या सोसाइटी में, स्कूल्स वगैरह में इंट्रोड्यूस कर दे, तो ये आगे जाके बहुत अच्छा रहेगा
सोसाइटी के लिए और इन बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को अवेयरनेस है ही नहीं, नॉर्मल बच्चों को। तो वो बच्चे भी इन बच्चों को देख के कभी डर जाते हैं या कभी हंसने लग जाते हैं, विच इज अ फैक्ट। जी। तो मेरे ख्याल से ये आपको बचपन से ही स्कूल्स में, ये गवर्नमेंट को या तो एक ऐसा करना चाहिए कि एक सब्जेक्ट जैसे इंट्रोड्यूस करे वंस अ मंथ, इन बच्चों हम्म, की अवेयरनेस ओल्ड एज में क्या होता है, या स्पेशल बच्चे हैं, कोई व्हील चेयर में है, तो आप हम्म, कैसे, कोई अगर चलने में स्ट्रगल कर रहा है तो आप उनको हाथ पकड़ के हेल्प करो। ये अवेयरनेस आपको स्कूल से ही सिखाई जानी चाहिए, तो ये बच्चे धीरे धीरे सीखेंगे। हम्म। तो मेरे हिसाब से ये एक सब्जेक्ट नॉर्मल स्कूल्स में भी इंट्रोड्यूस होना चाहिए। और इन लोग को ये जैसे स्पेशल स्कूल्स है वहां पे विजिट कराना चाहिए, या इन बच्चों के साथ में आधा हाफ एन आवर गए, विजिट करा, आपने हाफ एन आवर स्पेंड करा इन बच्चों के जी। साथ, इनको अंडरस्टैंड करा। तो ये सब धीरे धीरे ये इन बच्चों के माइंड में जब आएगा या ये देखेंगे, तो ये एक्सेप्ट कर लेंगे इन बच्चों को सोसाइटी में। तो मैम, मेरा ये इस एक ख्याल कंटे है। आपका ये जो सुझाव है, इसमें एक छोटा सा प्रयास हमारी टीम ने भी किया है, स्पेक्ट्रम दी अवेयरनेस प्रोजेक्ट ने। तो हमने एबीसी इंक्लूजन कार्ड्स एक बनवाया है। तो ये इससे पर्पस ये है कि जो स्कूल में ए फॉर एप्पल, ए फॉर बी फॉर बॉल ना बोल करके, ए से अवेयरनेस, तो इन सब चीजों के ऊपर में काम कर रहे हैं। और वेरी नाइस। आपके साथ और आपकी टीम के साथ और जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनको ये इन्फॉर्म करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारा ये प्रयास है, ये धीरे धीरे अब रंग ला रहा है। बहुत सारे स्कूल्स में ये एबीसी कार्ड को, बहुत सारे स्कूल्स में टीचर्स और प्रिंसिपल्स ने इसको इंक्लूड किया है। और अब वो जो भी बच्चों को पढ़ाते हैं तो इन कार्ड्स के थ्रू ही पढ़ाते हैं। बहुत और अच्छी चीज है। आपसे ये एक और जानकारी यहाँ देना चाहती हूँ कि हमारा एक और अभी सेशन है जो डॉक्टर निर्मला कृष्णन जी के साथ है, वो है आर्ट टू कनेक्ट। ये भी आपने जैसे बताया कि सेंसिटाइज करना, इन्फॉर्म करना, तो इसके ऊपर में ही है कि न्यूरोटिपिकल बच्चे जो हैं वो कैसे बडी अप करें न्यूरो डाइवर्जेंट चिल्ड्रन और एडल्ट्स के लिए, ताकि हम एक अवेयरनेस और एक इंक्लूसिव सोसाइटी की जो हम बात करते हैं उसमें ये एक इंफॉर्मेटिव सेशन रहेगा। तो जो उनके पास भी अगर आज समय हो तो ये ज्वाइन कीजिए। ये भी हमारा सेशन जो है वो हमारे स्पेक्ट्रम पे ही रहेगा। मैम, अब तक जैसे हम लोगों ने बात किया कि बच्चों के लिए क्या करें, सोसाइटी के लिए क्या करें, तो बहुत जरूरी है कि हम अपने ऊपर भी ध्यान दें। क्योंकि जैसा कहा जाता है कि अगर किसी दूसरे प्याले को भरना है तो अपना प्याला भी भरा हुआ होना चाहिए। बराबर। तो हम जब तक हम ठीक नहीं है, हम बाकी चीजें नहीं कर सकेंगे। तो मैम, आपका अपने सेल्फ केयर, मेंटल हेल्थ, फिजिकल फिटनेस के लिए आप क्या फॉलो करती हैं? और आप हमारे साथ कोई अपना सीक्रेट मंत्र शेयर करना चाहें? तो खुद के लिए तो देखिए, आपको खुद के लिए भी समय थोड़ा देना पड़ेगा, क्योंकि आप एक ही माहौल में जब रहते हैं तो आपका माइंड भी थोड़ा सा स्टैग्नेंट हो जाता है। तो मेरा तो जो रहता है, मैं नॉर्मली 1 घंटे के लिए वॉक पे सुबह निकल जाती हूँ, जब निखिलेश सो रहा होता है या उसके पापा देख लेते हैं। तो उस 1 घंटे में मैं काफी चीजें, मेरा जो प्लानिंग रहता है, जो पहले जब स्कूल की भी रहती थी, तो मैं उस एक जी। घंटे में मेरी डे की प्लानिंग या फ्यूचर आगे क्या करना है वो सारा मैं प्लानिंग करती थी। तो वो तो मेरा स्कूल और उसका होता था। और सेल्फ के लिए भी मैं वॉक जब करती थी, फ्रेश एयर, उस समय मैं बहुत सारी चीजें जो मुझे लगता था मैं कहाँ गलत हो रही हूँ, कहाँ मुझे इम्प्रूव करना है, वो सारा मैं सोचती थी। तो वो मेरा 1 घंटा वैसे मैं निकाल देती थी। और कुछ मैं जिम वगैरह भी जैसे बीच में मैंने ज्वाइन करा था, तो मेरा फिजिकली मैं थोड़ा अपने आप को रिफ्रेश कर लेती थी। खुद पे तो देखिए, अपन जब तक रिफ्रेश नहीं होंगे, जब तक तो आप आगे नहीं किसी को कुछ दे पाएंगे। जैसे आपने बोला, अपना प्याला जब तक नहीं भरेंगे, हम दूसरे का कैसे भरेंगे। तो खुद के लिए फिर हम लोग, कभी कभी हम हस्बैंड वाइफ भी अकेले जाते थे कि भाई चलो आज हम डिनर पे जा रहे हैं, तो 1 घंटा कोई देख लेता, हम्म। उसकी दादी देख लेती थी। तो ऐसे अपने को भी, अपने हस्बैंड वाइफ को भी थोड़ा समय निकालना पड़े। अगर आपके साथ में कोई हेल्प हो जो आपका देख सके आपके बच्चे को, जी। दादी हो, नानी हो, या जो भी हम्म। हो, तो ये अपने को गिल्ट नहीं रखना चाहिए कि अरे मैं जा रही हूँ, मेरा बच्चा घर पे अकेला है। नहीं, आपको भी अपना समय देना है।
तो हम हस्बैंड वाइफ बहुत बार जैसे चले जाते थे कहीं, और ट्रैवल तो जब भी हम करते थे हम इसको साथ ही रखते थे। हम्म। बट हाँ, इंदौर में हम लोग ऐसे वंस इन अ वाइल मूवी चले गए, कभी कुछ चले गए। जी। हाँ, किसी के घर के फैमिली मेंबर के, मतलब वो हम्म। जो देख लेते थे, इसकी दादी देख लेती थी कि अच्छा तुम लोग हो, मैं देख लेती हूँ। हम्म। तो इस तरह से अपने हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप का भी आपको देखना पड़ता है, जी। खुद को भी देखना है। तो आप जब माइंड फ्रेश होता है तो आपकी वर्किंग और एक्स्ट्रा हो जाती है, क्योंकि आपने बैलेंस कर लिया उस चीज जी। को जी। वापस से, कि भी आपने वर्क भी कर लिया, आपने अपने आप का भी हम्म। एंटरटेनमेंट बोलो या रिलैक्सिंग बोलो, क्योंकि आपको भी रिलैक्स होना बहुत जरूरी जरूर। होता है। क्योंकि और मेरे हम लोग जो स्कूल जो सेंटर्स चलाते हैं उनके लिए तो हम्म। डबल प्रेशर, खुद का बच्चा, हम्म। सेंटर सेंटर का प्रेशर, तो बहुत सारी चीजें रहती है। तो अपने आप को तो थोड़ा सा समय देना पड़ेगा विदाउट फीलिंग गिल्टी। जी। तो मैम ये भी बहुत इंसाइटफुल स्टेटमेंट आपने दिया कि अपने लिए भी समय निकालिए और बिना गिल्ट के निकालिए, गिल्ट। क्योंकि आपके लिए वो समय लग्जरी नहीं है, वो आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और एग्जैक्टली। कपल्स को भी चाहिए कि एक दूसरे के साथ आप भी टाइम बिताइए, ताकि जो जिस जर्नी से हम गुजर रहे हैं तो उसमें अपने लिए भी टाइम निकालना बहुत जरूरी बहुत है। जरूरी है, जी। क्योंकि आप दोनों साथ साथ ही चलेंगे, हस्बैंड वाइफ। तो डेफिनेटली। दोनों का साथ होना भी बहुत जरूरी है। बहुत सारी चीजें होती है जो हम डिस्कस कर लेते हैं उस समय, जो हम रूटीन में नहीं कर पाते बच्चे के साथ। तो मैम आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहा, और मतलब मन ही नहीं कर रहा है, आपको बस लग रहा है कि आपको सुनते जाएं, आपको सुनते जाएं, क्योंकि इतनी सारी, और आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो बहुत प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन दी है कि मतलब हाँ, ये हर दिन हम इस चीज से गुजरते हैं और हम इसको कैसे ओवरकम करें। ओवरकम। तो जरूर उम्मीद है कि जो भी आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं या बाद में इस सेशन को सुनेंगे, उनको बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगा, बहुत हेल्प और सपोर्ट मिलेगा। और आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स देते रहिए, और कुछ सुझाव देना है, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जरूर दें। तो मैम, इसी के पुस्तक में एक कविता लिखी हुई है सीमा गुप्ता जी द्वारा। तो आज का जो सेशन है वो कंप्लीट करने के पहले मैं उनसे कुछ पंक्तियां उस कविता की पढ़ूंगी। जी। हाँ तुम स्पेशल हो, तुम्हें सब स्पेशल कहते हैं। हाँ तुम स्पेशल हो, क्योंकि तुम निश्चल हो, तुम अटूट प्रेम से भरे हो, तुम अबोध हो, तुम मुस्कानों से सजे हो, तुम सच झूठ की इस दुनिया से परे हो, अरे, वास्तविकता से भरे हो। हाँ तुम स्पेशल हो। बहुत आप सुंदर। सबों का जुड़ने के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारा सपोर्ट करें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। संगीता मैम, आपको भी धन्यवाद। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी, निखिलेश की और सर की जर्नी जो है वो खुशियों भरी रहे। जिस ओरिएंटेशन से आप सक्सेस की बात करती हैं, ये निरंतर बढ़ते रहें। और सबों को एडवांस में दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे कि हम सबके लाइफ में सक्सेस, जॉय, पीस और प्रॉस्पेरिटी का लाइट जो है वो हमेशा बना रहे। दोबारा से आप सबों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। धन्यवाद।